नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बिहार में किसकी बनेगी सरकार, सत्ता के करीब कौन पहुंचेगा, सत्ता का जो सिंहासन है वो किसको मिलेगा, जनता किसके पाले में होगी। अब से कुछ ही देर बाद कहा जा सकता है कि 8 बज चुके और ये सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। जो बैलेट पेपर की मतगणना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आधे घंटे यानी कि 8 से 8:30 बैलेट पेपर की मतगणना होगी और 8:30 से ईवीएम का पिटारा खुल जाएगा। तो बिहार में इस समय की सबसे बड़ी खबर, लगातार मतगणना की जो बैलेट पेपर की जो मतगणना है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और 8:30 बजे से ईवीएम का पिटारा खुल जाएगा। कई बड़े मुद्दे रहे इस बार के बिहार चुनाव में। एसआईआर के बाद यह पहला चुनाव है देश का और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन रहा है और उसके बाद से बंपर वोटिंग हुई है। 73 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1951 के बाद 2025 ऐसा पहला बिहार का चुनाव रहा है जिसने 67% वोटिंग हुई है। तो जनादेश में बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले वो दो तस्वीरें देख लेते हैं कि किस तरीके से तैयारी चल रही है बिहार के 38 जिलों में। ये दो तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र और सुरक्षा के क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये 38 जिले हैं, 46 ऐसे मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जो है वो आज काउंटिंग होगी और ईवीएम से जब कहा जा सकता है ईवीएम का जब पिटारा खुलेगा तो राजनीतिक दलों का भविष्य तय हो जाएगा। क्योंकि इस बार के बिहार चुनाव जो है कई मामलों में बेहद खासा है। एसआईआर की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े मुद्दे उठकर आए हैं जो जनता से जुड़े हुए थे। सीमांचल की अपनी एक अलग भूमिका, सीमांचल की 24 सीटों पर हमारी नजर रहेगी और हम 243 की जो 243 सीटें हैं, हर एक सीट का आपको बारीकी से बताएंगे कि किस सीट पर कौन प्रभावी रहा है, कौन बड़ा चेहरा। और यह भी हो सकता है कि कुछ बड़े चेहरों का राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स ने भर भर के बहुमत दिया है एनडीए सरकार को, एनडीए को बहुमत दिया है। हालांकि दूरदर्शन एनडीए किसी भी एग्जिट पोल का समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए वो बताते हैं कि इस बार का बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प। और अब से कुछ ही देर बाद ईवीएम का जैसे ही पिटारा खुलेगा तैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 243 सीटों की हर एक सीट पर हमारी नजर रहेगी। कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं, वो चाहे पटना बिहार की बात करें या फिर अलग अलग जिलों की बात करें। ये एक बड़ी खबर, आप चुनाव ब्रेकिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलीनगर से एक बड़ी खबर आ रही, बिहार चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए। अभी तो बैलेट पेपर का ही पिटारा खुला है, ईवीएम का पिटारा खुलना बाकी है, वो 8:30 बजे से खुलेगा। बिहार चुनाव के रुझान अभी से आने शुरू हो गए। क्या एग्जिट पोल के जो पोल्स आए हैं वो सही साबित होंगे या महागठबंधन अपना कोई करिश्मा दिखा पाएगा? क्या तेजस्वी यादव की जो भीड़ इकट्ठा करने की करिश्माई व्यक्तित्व है, क्या उस पर कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा, क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? ऐसे कई बड़े सवालों का जवाब अब से कुछ ही देर बाद मिल जाएगा। लेकिन बिहार चुनाव पर इसीलिए पूरे देश की नजर है क्योंकि एसआईआर के बाद यह पहला राज्य बन गया है कि सफल जो है वो चुनाव हुआ है। जो मतदाता सूची है उसमें जो पारदर्शिता लाई गई है, उसके बाद लगभग 76 लाख से ज्यादा वोट इस बार ज्यादा पड़े 2020 की तुलना करें, क्योंकि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में जितनी भी गड़बड़ियां थी, जो फर्जी वोटर थे, उनको हटाया गया। शुरुआती रुझानों में एनडीए 7 सीटों पर आ गई। इस समय की बड़ी खबर, अभी जो शुरुआती रुझान है, जो बैलेट पेपर के रुझान आ रहे हैं, उसमें 7 सीटों पर एनडीए जो है उसने बढ़त बना ली है। ये शुरुआती रुझान है और 8:30 बजे से ईवीएम का पिटारा खुलेगा। शुरुआती रुझानों में महागठबंधन भी एक सीट पर आगे चल रही है, यानी कि 8 से 8:30 बैलेट पेपर काउंट किए जाएंगे और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। जैसे ईवीएम का शुरुआत हो जाएगी वैसे रुझान जो है और तेजी से आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन 243 सीटों पर सबकी नजर, और खासतौर से जब हम सीमांचल की बात करते हैं, खासतौर से उन प्रतिष्ठित सीटों की बात करते हैं जिन पर वो प्रतिष्ठित चेहरों का दांव लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहद महत्वपूर्ण। और अब की बार अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5वीं बार आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा रिकॉर्ड बिहार को लेकर। और इस बार के मुद्दे में, इस बार के राज्य चुनाव में पुरानी बातें, यानी कि जंगल राज का वो दौर, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो बातें ट्रांसफर होती रही है। एक बड़े आंकड़े आप देख सकते हैं अपने पीछे। अब की बार किसका होगा बिहार? सीमांचल की 24 सीट, सबसे बड़ा फोकस सभी राजनीतिक दलों का, क्योंकि ये मुस्लिम सियासत का प्रयोगशाला कह सकते हैं। यहां कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, आरजेडी भी है और ओवैसी भी हैं। तो सीमांचल की हम जब भी बात करेंगे, सीमांचल पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है, क्योंकि ये
मुस्लिम सियासत की प्रयोगशाला की तरह देखी जाती है बिहार में। सीमांचल में 24 सीट, एनडीए 10-12, महागठबंधन 8 से 10, जनसुराज 1। ये हम एग्जिट पोल के क्या आंकड़े आए हैं अलग अलग क्षेत्र के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मगध 51 सीट है वहां पर, एनडीए को 30 से 35 एग्जिट पोल्स में मिला है, महागठबंधन को 17 से 22, जनसुराज को यानी कि पीके की जो पार्टी 1। मिथिलांचल का इलाका 71 सीट है, एनडीए को 50 से 55 एग्जिट पोल कहता है, महागठबंधन को 18 से 23, जनसुराज को 1 और अन्य 1। भागलपुर की बात करें 30 सीट, एनडीए की 20 और 23 जो है, और महागठबंधन को 20 से 25, जनसुराज को 1। ये एक वोटिंग परसेंटेज देख लेते हैं कि बिहार में कब कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है। लेकिन इस बार 73 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 2005 वोट 46%, जो 46.5% जेडीयू और बीजेपी को मिला था कुल वोट। 2010 में 52.7% जेडीयू और बीजेपी को वोट मिला। 2015 में लगभग 56% जेडीयू और आरजेडी। 2020 में 57% जेडीयू और बीजेपी। 2025 के आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन मतदाताओं का आंकड़ा तो साफ तौर पर आ गया है। 67% वोटिंग हुई है। तो यह दिलचस्प और कहा जा सकता है, और इस बार 2020 की तुलना में 10% ज्यादा वोटिंग हुई है 2020 के, और शायद इसीलिए कई बड़े समय की एक और बड़ी खबर आ रही बिहार रुझान में, एनडीए ने दहाई का आंकड़ा पार कर लिया। अभी 7 सीटों पर बढ़ती, अब 11 सीटों पर जो एनडीए है उसकी 11 सीटों पर बढ़त चल रही है। तो अभी ये बैलेट पेपर का रुझान है, लेकिन रुझान तेजी से बदलते जाएंगे। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश हर एक सीट पर बारीकी से नजर रखेगा। 243 सीटों में बड़ा बारीकी से नजर, और उन सीटों पर बड़ा प्रभाव जिस पर बड़े चेहरों का अस्तित्व लगा है, बड़े चेहरों के सियासी कहा जा सकता है सियासत का फैसला लगा है। क्योंकि इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल्स ने बहुमत और आंकड़े दिखाए हैं, यह उम्मीद की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो फ्लॉप होते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह एग्जिट पोल के सारे आंकड़े आप देख सकते हैं। इस समय की बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में एनडीए 13 सीट पर आगे है। लगातार एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती दौर में बैलेट पेपर की जब काउंटिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर, बिहार रुझानों में एनडीए ने दिहाई का आंकड़ा, लेकिन 13 से ज्यादा सीटों पर इस समय एनडीए आगे चल रही है। महागठबंधन भी पीछे है, लेकिन एनडीए को जो आंकड़ा है 14 सीटों पर आगे चल रही। इस समय कहा जा सकता है कि बिहार का चुनाव जो है वो बेहद महत्वपूर्ण, बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। और शायद इसीलिए कई बड़े मुद्दे जो हैं इस बार बिहार के चुनाव में, बिहार रुझानों में एनडीए ने दहाई का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो बड़ा विश्लेषण करेंगे कि बिहार चुनाव की जब बात करते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो पूरे देश की सियासत, पूरे देश की राजनीति तय करता है। और शुरुआती रुझानों में एनडीए 15 सीटों पर आगे है। 15 सीटों पर कहा जा सकता है कि शुरुआती रुझानों में 15 सीटों पर आगे चल रही है एनडीए। महागठबंधन भी, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दे। हमारे साथ परवेज अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज जी। दूसरे खास मेहमान नवेश शिको साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नवेश शिको साहब। तीसरे खास मेहमान अजय प्रकाश जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत परवेज साहब आपसे करना चाहूंगा, किस तरीके से देख पा रहे इस बार के बिहार चुनाव में, और खासतौर से एसआईआर के बाद ये पहला देश का चुनाव है। देखिए, ये चुनाव जो है वो कई मामलों में महत्वपूर्ण है। जैसा आप कह ही रहे हैं कि एसआईआर के बाद का पहला चुनाव है, शायद देश का पहला ही चुनाव है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हुआ, वो ये बात भी देखनी होगी कि 4 बार से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जब भी राजनीति में बात होती है तो इनकम्बेंसी की बात होती है, लेकिन लगातार कोई आदमी, कोई नेता और कोई दल सत्ता में बना रहे और उसके बावजूद वो जो अगला 5वें चुनाव के लिए जाए और उसके जो बैलेट के नतीजे नजर ना आए, वो उसमें इनकम्बेंसी कहीं नजर ना आए। और अभी फिलहाल जो एग्जिट पोल के हिसाब से आप देखिए तो एक तरफा चुनाव नतीजे हैं, यानी जनता को अब भी 25 साल पुराने का जो सरकार थी, उसकी गवर्नेंस थी, उसके भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, वो अब भी याद है। तो आप इसको देखकर या दर्शक, या मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने जिस तरह से फैसले दिए हैं या जो शुरुआती बिल्कुल परवेज साहब आपने सही कहा, बिहार की जनता ने जिस तरीके से भर के मतदान किया, किसके पक्ष में किया है वो वक्त बताएगा। वो समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वक्त बताएगा कि किसके पक्ष में बिहार की जनता, बिहार का जो जनता का प्यार है किसकी झोली में है। लेकिन नावेद साहब किस तरीके से देख पा रहे, क्योंकि बिहार चुनाव पर
पूरे देश की नजर रही है। एसआईआर की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन लोग कहानियां सुनाते रहे हैं। 1990 का वो दौर, 1985 का वो दौर, 1995 का वो दौर, क्या वो कहानियों का असर इस बड़ी पीढ़ी पर भी पड़ा है? जाहिर सी बात है, वो मुद्दा भी चुनाव का ये बना है। मुख्य बात जिसका आपने जिक्र किया, एसआईआर के बाद कम से कम एक शुभ संकेत मिले और इस बात की वाहवाही मिलना चाहिए चुनाव आयोग को। वो चुनाव आयोग जिसके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए विपक्षी दलों द्वारा, उस एसआईआर की मेहनत नजर आई और वोट प्रतिशत खूब बढ़ा। वोट प्रतिशत बढ़ना लोकतंत्र के लिए, देश के लिए बहुत बेहतर होता है। शुभ संकेत नजर आए थे और एसआईआर के बाद ये चुनाव पॉलिटिकल मायने भी इसके कई हैं। और जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश ज्यादा गहरी नजर से उसको देख रहा है। तो यूपी की राजनीति में, विपक्षी दलों में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उस पर जहां अखिलेश यादव इस पर नजर रखे होंगे और उन्होंने काफी मेहनत की है, तो यूपी की सियासत में भी ये नतीजे कहीं ना कहीं असर दिखाएंगे। इसलिए कई मायनों में ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। नवेद साहब, आपको रोकना चाहूंगा। बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए 20 सीट के पार हो चुकी है। लगातार एनडीए की बढ़त आप स्क्रीन पर देख पा रहे कि किस तरीके से 243 सीटों में एनडीए जो है धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाता हुआ जा रहा है। महागठबंधन भी पीछे है, लेकिन रुझानों में महागठबंधन 13 सीटों पर आगे है, एनडीए 20 सीटों पर आगे है। ये अभी बैलेट पेपर के रुझान आ रहे हैं। ये रुझान और तेजी से बदलते जाएंगे घड़ी के सुई के साथ। हर एक मिनट में जैसे ही ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जैसे ही ईवीएम से 27 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। जब हम 243 सीटों की बात करते हैं और रुझानों में महागठबंधन भी लगातार 15 सीटों पर अपनी बढ़त है। एक बड़ी खबर रुझानों में महागठबंधन पर 15 सीटों पर आगे। और एक बड़ी और खबर आ रही है जिसका था कहा जा सकता है कि महागठबंधन की हम बात करते हैं और एक बड़ी खबर, तारापुर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है वो आगे चल रहे हैं। दानापुर से भाजपा के रामकृपाल यादव आगे ही है कि समय की बड़ी खबर। और महुआ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। महुआ से तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं। इनकी अपनी अलग पार्टी है जेजेडी। इनके सामने आरजेडी ने भी एक बड़ा प्रत्याशी खड़ा किया था महुआ विधानसभा सीट से। तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, अपने बयानों को लेकर चर्चित रहे हैं, अपनी कहा जा सकता है बातों को लेकर, अपनी स्टाइल को लेकर चर्चित रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी है जेजेडी, जो जिसमें कहा जा सकता है वहां से चुनाव लड़े। और ये इस समय महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव जो है पीछे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर अजय प्रकाश जी किस तरह देख पा रहे हैं महुआ विधानसभा सीट और तेज प्रताप यादव अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े काफी चर्चित रहे हैं। देखिए, अलग अलग समय पे पॉलिटिक्स में लोग बयान देते हैं, लेकिन इस तरीके के बयान जब भी कभी आते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, एकदम से विचलित करते हैं, उन सारे बयानों का रिजल्ट किस तरीके से सामने आता है वो जब फाइनल काउंटिंग होती तभी समझ में आता है। एक और बड़ी खबर आ रही है अजय जी, आपको रोकना चाहूंगा। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। दानापुर से एक बड़ी खबर, रामकृपाल यादव चल रहे हैं महुआ विधानसभा सीट से। तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। लगातार समीकरण बदलते जा रहे हैं, लगातार कहा जा सकता है रुझान बदलते जा रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, इनकी रफ्तार और तेज हो जाएगी जैसे समय थोड़ा सा और बढ़ेगा। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर। और जेजेडी के कहा जा सकता है जो सर्वे सर्वा हैं, जो पार्टी अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव, वो बगावत करके उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया और वो मैदान में उतरे और अपनी ही सीट से वो पीछे चल रहे हैं। रुझानों में एनडीए इस समय 32 सीटों पर आगे हो गई है। रुझानों में महागठबंधन जो है 20 सीटों पर आगे चल रहा है। तो रुझान लगातार बदलते जा रहे हैं। इस बार के बिहार का चुनाव जो रहा है, कई बड़े मुद्दे, ऐसे मुद्दे जिससे वहां की जनता तो प्रभावित हुई है। कई बड़े राष्ट्रीय मुद्दों का भी असर इस बार के बिहार चुनाव पर देखा गया है। वोट अधिकार यात्रा की बात करें, वोट चोरी जैसे बड़े आरोपों की बात करें, इलेक्शन कमीशन के को कागज सवालों पर खड़े करने की बात करें, कई बड़े मुद्दे रहे हैं जिससे जनता प्रभावित। कोई विवादित बयान भी आया, चाहे आनंद सिंह के बयान की बात करें, तेज प्रताप की बात करें, राहुल गांधी के उस बयान की बात करें या फिर दूसरे कई बड़े नेताओं की बात करें। बिहार चुनाव में शुरुआती रुझान में आंकड़ा 50 के पार, अर्धशतक पूरा हुआ है। रुझानों में जो है एनडीए अर्धशतक यानी कि 50 सीटों पर आगे चले। रुझानों में एनडीए 33 और महागठबंधन 24 सीट पर आगे चले। दोनों राजनीतिक दल, दोनों जो
कहा जा सकता है कि संगठन है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एनडीए का जो रुझान है वो 33 सीटों पर आगे है। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं उप मुख्यमंत्री भी रहे और वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सम्राट चौधरी जो हैं आगे चले। सम्राट चौधरी हालांकि जब अगर पहले की देखें तो नीतीश कुमार की काफी आलोचना किया करते थे राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे को लेकर, लेकिन ये गठबंधन है, ये सियासत है, ये राजनीति है। एक दूसरे के सहयोग से ही सत्ता के सिंहासन तक कोई भी राजनीतिक दल पहुंच सकता है। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है वो लगातार उन्होंने अपनी बढ़त बना रखी है। तो कई बड़े, मैं शुरुआत से कर रहा हूं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए, जिस तरीके से एग्जिट पोल का बढ़त और बहुमत दिखाया गया है, कई बड़े चेहरों पर जो है अस्तित्व, उनके चेहरों पर, उनके राजनीति पर सवाल खड़ा हो सकता है। और यह सवाल बताता है कि बिहार का चुनाव इसीलिए बेहद अहम माना जाता है। जब हम बिहार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान रजा रिजवी साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रजा साहब, बिहार के चुनाव को किस तरीके से देख पा रहे हैं? पहला एनालिसिस आपका क्या है? देखिए, मैं तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दूंगा कि 2616 उम्मीदवार और 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल इस चुनाव में थे जी। लेकिन आप देखिए कि कोई जो है एक जगह से भी पुनर्मतदान की कहीं नहीं आई। बिहार में रहता था, बिहार ये बहुत बड़ा माना जाता था, बाहुबलियों का है, तो वहां पुनर्मतदान हमेशा हुआ है, लेकिन वहां कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ। मतदान बिल्कुल भयमुक्त हुआ है और निष्पक्षतापूर्ण हुआ है। तो ये इलेक्शन कमीशन की कहीं ना कहीं एसआरआई की रिपोर्ट जो है वो लगता है कि पॉजिटिव है और बहुत अच्छी रिपोर्ट है, इसलिए मत प्रतिशत भी बढ़ गया। बिल्कुल। और मत प्रतिशत में आप देखिए महिलाओं ने जो है 8.82% अधिक दिया मर्दों से, मतलब पुरुषों से ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का भी एक द्योतक है। दूसरा मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी ने जो है जो ये बात कह दी कि साहब नीतीश को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, तो जो उसके वोटर थे, नीतीश के वोटर थे, जो खासकर महिलाएं थी, उन्होंने बहुत तेजी से आई, कहा कि नहीं भाई हमें वोट देना है, हम इनके नीतीश के फॉलोअर हैं और नीतीश को हम अच्छी सीटों से जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक खाली एक जो है आरजेडी में, एक जो है थे तेजस्वी, और यहाँ स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी में काफी थे। और आप देखिए कि राहुल गांधी चुनाव के प्रचार के टाइम गायब हो गए और उसके बाद जब मुख्यमंत्री घोषित करना हुआ नहीं दिखे। उप मुख्यमंत्री घोषित करने में जो है वो साहनी के लिए बड़ी गठबंधन में चीजें चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये इनके स्टार प्रचारक कौन से पहुंचे? अखिलेश यादव पहुंच गए। इनके प्रचारक थे ही नहीं। हर विधानसभा के अंदर खाली जो है तेजस्वी को बुलाया जाता। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक थे, उन्होंने अच्छे तरीके से किया है। कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि नीतीश सबकी अच्छी सीट लेकर के आएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हो सकता है, ये उम्मीद लगाई जा सकती है जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार एक अलग मां, कहा जा सकता है, एक तस्वीर पेश कर सकते हैं। जिस तरीके से महिला, जैसे रजा साहब ने महिलाओं का जिक्र किया, महिला मास्टर वोट साबित हो सकती है। 8 से 9% का वोट प्रतिशत, आप सोचिए कि पुरुषों की अपेक्षा लगभग 71% वोटिंग महिलाओं ने की है इस बार के बिहार के चुनाव में। 73 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो रिकॉर्ड कुछ और टूट सकते हैं, बस समय का इंतजार है। लेकिन परवेश साहब, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार की अलग अलग जो योजनाएं रही हैं, शराबबंदी 2016 की हम बात कर सकते हैं, रोजगार को लेकर 10,000 रुपए उनके खाते में डालने की बात कर सकते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है? देखिए, इस पे किसी को शक होना नहीं चाहिए। अगर आप सामाजिक जीवन में भी देखें तो ये बात समझ में आती है। मैं माफी चाहूंगा, एक बार रोकना चाहूंगा आपको। शुरुआती रुझानों, बीजेपी 28 और जेडीयू 14 सीट पर आगे। बीजेपी 28 और जेडीयू जो है वो 14 सीट पे आगे। रुझानों में एनडीए अर्धशतक के करीब, यानी कि एनडीए लगभग 46 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए है। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार के नाम पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी की जिस तरीके से सीटें बढ़ रही हैं, आने वाले समय में इस पर भी कई तरीके के कहा जा सकता है, मंथन हो सकता है। शुरुआती रुझानों, बीजेपी 28 और जेडीयू 14 सीट पर आगे। परवेश जी, देखिए, वो आप महिलाओं की बात कर रहे थे, तो महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी सामाजिक जीवन में उसे पता होता है कि घर को बनाने और समाज को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की ही होती है जी। और नीतीश कुमार ने लगातार महिलाओं के लिए काम किया। चुनाव से थोड़ा पहले सारे महिलाओं को जो उनकी उन्नति के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको आर्थिक मदद की गई, वो सारी चीजें काम करती रही हैं। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी उपलब्धता जनता के लिए हमेशा रही है। तो जब भी किसी नेता के साथ ये स्थितियां बनती हैं तो महिलाएं हमेशा उसके लिए
उसके समर्थन में खड़ी होती हैं। वो चाहे आप लोकसभा के चुनाव देखिए, विधानसभा के चुनाव देखिए, विश्वविद्यालयों के चुनाव देखिए और कई बार कोऑपरेटिव बॉडीज के चुनाव देखिए, तो जो नेता सहज और सामान्य तरीके से महिलाओं के तरीके से उपलब्ध होता है, वो महिलाएं उसके साथ हमेशा जुड़ती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो व्यक्ति, जो बड़ा नेता आधी आबादी के हक और अधिकारों की बात करता है, उनकी समस्याओं की बात करता है। शराबबंदी आसान फैसला नहीं था। रेवेन्यू को लेकर कितने सवाल उठे कि पैसा कहां से आएगा। बिहार वैसे भी आर्थिक मामला का अर्थव्यवस्था को लेकर काफी पीछे, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। घरेलू हिंसा पर रोक लगी, क्राइम पर कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला और शायद उसी का परिणाम रहा कि इस बार महिलाओं ने बम्पर वोट किया है। किसके पक्ष में वोट किया है ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। और इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है। शुरुआती रुझान में एनडीए का अर्धशतक पूरा हो चुका है। एनडीए 50 से ज्यादा सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन की अगर बात करें महागठबंधन से, तो इस समय एनडीए जो है वो अर्धशतक पूरा कर चुकी है, लगातार बढ़त बनाए हुए है। ये शुरुआती रुझान में एग्जिट पोल्स भी लगातार कहते रहे कि एग्जिट पोल्स के जो भी परिणाम रहे कि वो उसमें एनडीए जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी। शुरुआती रुझानों में एनडीए 55 सीट पर आगे चल रही है। 243 सीटों का बारीक विश्लेषण दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर, और हर एक सीट पर हमारी नजर रहेगी, उन बड़े चेहरों पर भी रहेगी। कुछ नए चेहरे, कुछ ऐसे नए चेहरे हैं, क्या वो वाकई जनता के बीच में अपनी पैठ बना पाए हैं, जनता के दिल में समा पाए हैं। एआईएमआईएम भी रुझानों में एक सीट पर आगे चले। इस बार ओवैसी ने 15 सीटों पर वो चुनाव लड़े। सीमांचल पर बड़ा प्रभुत्व माना जाता है क्योंकि पिछली बार 5 सीटें ओवैसी ने जीती थी। हालांकि उसमें से 4, हमें लगता है 3 या 4 जो है उनके प्रत्याशी थे वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम भी रुझानों में एक सीट पर आगे। परवेज साहब किस तरीके देख पा रहे हैं, क्योंकि जब हम सीमांचल की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम सियासत का प्रयोगशाला है सीमांचल। देखिए केवल सीमांचल को मत लीजिए, आप इस तरह से देखिए कि उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट में ही मुसलमानों की राजनीति को लेकर एक नए तरीके का प्रयोग चल रहा है। 2014 के बाद से लगातार जो भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और चाहे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसका जो अंतिम निर्णय आता है उसमें कई बार ऐसा लगता है कि मुसलमान राजनीति के हाशिए पर जा रहा है। तो जब भी कहीं किसी मुसलमानों को मौका मिलता है वो उस तरफ जुड़ने की कोशिश करते हैं। रही बिहार की बात, तो बिहार का मुसलमान जो है वो अभी उस तरह से उद्वेलित नहीं है जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात होती है, क्योंकि नीतीश कुमार जदयू के नेता हैं, सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आए हैं और अब तक मुसलमानों को साथ लेकर चलते रहे। तो जो अब तक जो एग्जिट पोल में बातें समझ में आई हैं कि 8% मुसलमानों ने वोट दिया है एनडीए को, उसमें से मैक्सिमम वोट वो जो है वो जदयू को गया हुआ है। साहब इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही रुझानों में, अलीनगर से बीजेपी की बात कर रहे थे, उसमें एक ये भी नया चेहरा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को वोट दिया। रुझानों में गया से एनडीए के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। ये लगातार रुझान बदलते जा रहे हैं, बिहार चुनाव के समीकरण बदलते जा रहे हैं। एग्जिट पोल सच होंगे या झूठ ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी क्योंकि आज का दिन जो है वो जनता का दिन है, लोकतंत्र को मजबूत करने का दिन है, मतदाताओं का दिन है। रुझानों में गया से एनडीए के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। लेकिन रजा रिजवी साहब, ओवैसी का वो बयान मुझे याद आ रहा है कि सीमांचल में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जब मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, और वो काफी विवादित बयान था। ये सही है। एक बार रामविलास पासवान की सरकार भी बहुमत मतलब ज्यादा संख्या में एमएलए आए थे और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जो है मुसलमान बनाएंगे, तो उनकी सरकार बनी भी नहीं और उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि उनके एमएलए कम आए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, इसलिए नहीं। दूसरा ऐसा है कि इस वक्त का मुसलमान पूरे देश का वो भी बहुत समझदार हो गया है। वो समझदार इसलिए। एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव में 100 सीटों के रुझान आए हैं। 100 सीटों में शुरुआती रुझानों में एनडीए 63 सीट पर आगे है, महागठबंधन 44 सीट पर आगे चल रहा है। 100 सीटों के रुझान अभी आ चुके हैं, लगभग 9 बजने के कगार पर है। 100 सीटों का रुझान, शुरुआती रुझान बिहार चुनाव में 100 सीटों के रुझान आ चुके हैं। जो एनडीए है वो 63 सीटों पर इस समय आगे है। महागठबंधन जो है वो 44 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो 100 सीटों का रुझान बिहार के चुनाव पे, हर पल बिहार का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अलीनगर से आप सोचिए मैथिली ठाकुर आगे हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे, तो कई बड़े चेहरे
कई बड़े चेहरे उभर कर सामने भी आ सकते हैं और कई बड़े चेहरे कई छोटे राजनीतिक दलों को, क्योंकि एग्जिट पोल की हम जब भी एग्जिट पोल की बात करते हैं तो उसमें से पीएके यानी पीएके की पार्टी को बहुत पीछे दिखाया गया, लेकिन उनके हम रैलियों को देखें, उनकी जनसभाओं को देखें, उनके प्रति लोगों का लगाव देखें, युवाओं को क्रेज देखें तो एक अलग तस्वीर। रजा रईस साहब, बात वही कंप्लीट की मुसलमान की बात करें, खासतौर से सीमांचल की बात करें, ओवैसी की भूमिका। देखिए ओवैसी तो आए थे, उनके 5 एमएलए जीते भी थे 2020 में, उसके बाद उनके 4 कहां चले गए, एक खाली उनका कैंडिडेट है, वही मेरा ख्याल है जो आगे चल रहा है। और अभी तो ये लिफाफे वाला मामला है, अभी तो ईवीएम का तो कुछ रुझान आया ही नहीं है, लेकिन अगर लिफाफे के रुझान आते हैं तो उसका कहीं ना कहीं रुझान वो आगे जाकर के वही होता है। देखिए मुसलमान भी तो बड़ा समझदार है, वो भी सत्ता के साथ अब रहना चाहता है। मुसलमान भी जो है बहुत दिन से सत्ता से बाहर है, तो इसलिए वो चाहता है कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में रही। और इस समय की और बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में बीजेपी 39 और जेडीयू 22 सीटों पर लगातार आगे, लगातार 100 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें एनडीए बढ़त बनाई हुई है। लेकिन एनडीए में ही बीजेपी 39 और जेडीयू 22 सीट पर आगे है। हालांकि दोनों पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बराबर फैसला हुआ था कि आप भी बराबर सीट लीजिए, हम भी बराबर सीट लेते हैं। लेकिन अजय प्रकाश जी, अगर ऐसे ही रुझान कहा जा सकता है कि फैसलों में तब्दील होते रहे तो एक बार फिर मुख्यमंत्री, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है जी, फिर से हम देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ही जो है वो मंत्री बनने की, चीफ मिनिस्टर बनने की जो है उनके पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। हमारे पास एनडीए में बीजेपी के साथ साथ जो भी सपोर्ट होगा, नीतीश कुमार जी वहाँ पे 20 सालों से अच्छी तरह से बिहार को जानते हैं। लोगों की बिहार में उनके ऊपर जिस तरीके का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको दी गई है वो पूरी तरह से फॉलो करते आए हैं और लोगों का एतबार है उन पर। तो इसलिए आने वाले समय में भी हम मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ही जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, और आपने कहा एतबार है, क्या एतबार इस बार भी बिहार में नीतीश की सरकार है? एग्जिट पोल तो यही कहते हैं, आंकड़े जो आए हैं वो यही कहते हैं। एग्जिट पोल जिस तरीके से भर भर के कहा जा सकता है एनडीए को बहुमत और बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में भी एनडीए बढ़त बनाए हुए है और शायद इसीलिए कहा जा सकता है कि इस बार बिहार के चुनाव बेहद दिलचस्प, एंटी इनकम्बेंसी भी नजर नहीं आई है। महिलाओं ने एक मास्टर स्विंग की तरह काम किया है, मास्टर वोट साबित हुई हैं 243 सीटों पर। हमारी इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज 4 सीटों पर आगे है, 4 सीटों पर आगे। हालांकि एग्जिट पोल में कहा जा सकता है कि जन सुराज पार्टी को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितना बिहार के लोगों ने, जनता ने, वहां के युवा जो है उनकी तरफ आकर्षित होते रहे, उनकी बातों को लेकर, उनके अपने एक जो दुनिया रही है, उन्होंने एक दुनिया बना ली थी, सपनों की दुनिया, बदलते हुए बिहार की दुनिया। और जिस तरीके से लिख कर दे रहे थे, उनके जो कहा जा सकता है बयान है वो भी काफी चर्चित है। रुझानों प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज 4 सीटों पर इस समय आगे चल रही। परवेज साहब, पीके, आप देखिए, ये इस बात को समझिए कि अभी आपने जितने शुरुआती बैलेट पेपर के जो आंकड़े हम लोगों के सामने नजर आ रहे हैं, उसमें AIMIM एक ही सीट पर आगे चल रही है, लेकिन जन स्वराज 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो वो जो जब हम लोग इलेक्शन को कवर कर रहे थे तब भी ये बात समझ में आ रही थी कि मुसलमानों का जो रुझान है थोड़ा सा वो पढ़े लिखे पीके की तरफ घूम रहा है, और अगर उनकी सीटें बढ़ती हैं तो ये कोई अचरज जैसी बात नहीं होगी। कई घोटालों का उन्होंने खुलासा किया, कई भ्रष्टाचार की उन्होंने बात की, मुसलमानों की समस्याओं को जिस तरीके से उन्होंने उठाया है, पिछले 10 सालों में उस तरह से समस्याएं तो उठाई नहीं गई मुसलमानों की किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तमिलनाडु का मामला हो। उन सब से अलग हटकर नई हवा जैसी मुसलमानों के लिए बनाने की कोशिश की प्रशांत किशोर ने, और अगर मुसलमानों का वोट उनको मिलता है तो कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। अभी ये देखना बात होगी कि वो किस क्षेत्र में बढ़त बनाए, किस क्षेत्र में बढ़त बना रहा है। नवेद जी, किस तरीके देख पा रहे हैं अगर पीके को मुस्लिम वोट मिलता है तो, जैसे कि परवेज साहब कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। रुझानों में एनडीए 68 और महागठबंधन 51 सीट पर आगे चल रही है। बांकीपुर से नीतीश सरकार के मंत्री नितिन नवीन भी आगे चल रहे हैं। कई बड़े मंत्रियों का भविष्य, कई बड़े मंत्रियों का कहा जा सकता है कि सियासी भविष्य जो है वो आज की तारीख पर निर्भर करता है।
रुझानों में एनडीए 68 और महागठबंधन 51 सीट पर इस समय आगे चल रही है। तो बिहार के 243 सीटों पर बारीकी से नजर है दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की। हर एक सीट का बड़ा विश्लेषण, कौन आगे कौन पीछे, कौन जीत रहा है और किसका चेहरा जो है, कौन बड़ा चेहरा जो है वो इस बार फ्लॉप होता नजर आ रहा है। सहरसा से एनडीए के आलोक रंजन भी इस समय आगे चल रही है। शुरुआती रुझान है, ये धीरे से रुझान है, लेकिन बदलते समय के साथ इन रुझानों में तेजी आएगी और इसकी रफ्तार बढ़ेगी। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहा है। यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है। पिछली बार भी 2 बार से ये विधायक रहे। हालांकि 2010 में यहां के जो इनके खिलाफ सामने खड़े हुए सतीश कुमार, उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था। लेकिन राघोपुर यह मानी जाती है सेफ सीट, सुरक्षित सीट लालू परिवार के लिए। महुआ से तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। तो रुझानों में एनडीए 68 और महागठबंधन 51 सीटों पर। लेकिन नावेद जी, सवाल वही कि क्या पीके को मुस्लिम वोट मिला और इसीलिए वो 4 सीटों पर आगे हैं? देखिए, पहले तो हम ये बात करें कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें पीके ने एक नया रंग भरा। दरअसल क्या है, ये बाइपोलर चुनाव है और बहुत अच्छा 2 गठबंधन बहुत मजबूत आपस में लड़ रहे हैं। और दोनों का देखिए किस तरीके से, दोनों के साथ में सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल हैं और दोनों के साथ 2 राष्ट्रीय दल हैं। तो ये 2 गठबंधन आपस में जिस तरीके से बाइपोलर चुनाव हो रहा था उसमें अपनी आहट कम से कम पीके ने दी, अपनी दस्तक दी है। बिल्कुल। और पीके ने एक नया रंग ये भी भरा कि हम कुछ बदलाव ऐसा करेंगे जहां जाति की राजनीति नहीं होगी, विकास की बात होगी। और बड़ी उन्होंने दिलचस्प उनका चुनाव प्रचार। एक और बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में एनडीए 75 सीट पर आगे चल रही है, महागठबंधन 55 सीट पर आगे। ये आंकड़े, ये रुझान लगातार बदलते जा रहे हैं। एनडीए लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, महागठबंधन भी तेजी से पीछा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अंतर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहां एनडीए 75 पर, महागठबंधन 55 पर। रुझानों बीजेपी अर्धशतक के करीब यानी कि 43 सीटों पर अकेले बीजेपी आगे चल रही है। जेडीयू के भी जो आंकड़े आएंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस समय रुझानों में बीजेपी जो है वो 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। ये एक बड़ा कहा जा सकता है बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक पिछले चुनाव को नजर डालें तो जेडीयू की सीटें ज्यादा ही रही, चाहे 2, 4, 5 सीटें ज्यादा रही। लेकिन इस बार जो अभी तक के शुरुआती जो आंकड़े आ रहे हैं, शुरुआती जो रुझान आ रही है, वो बीजेपी जेडीयू से ज्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में जेडीयू भी 29 सीट पर आगे चल रही है। ये एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है। किस तरीके से देख पा रहे हैं अजय प्रकाश जी? जेडीयू बीजेपी की बात करें तो यहां पर एक लंबा गैप होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से सेंटर ने इस वक्त बिहार को सपोर्ट किया है, अलग अलग स्कीम्स दी हैं, उसमें सिर्फ महिलाएं डायरेक्टली ही नहीं जो है अफेक्टेड हैं। वहां के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो अपने आप में पॉवर्टी को भी खत्म करता है, करप्शन को भी खत्म करता है, उसके लिए कई सारी स्कीम्स दी गई। उन स्कीम्स का खाली इंस्टेंट अभी अकस्मात ही असर नहीं है, आने वाले समय में भी है। 10,000 रुपए की बात करी गई, जिस स्कीम से कहा गया कि हम इस स्कीम के साथ साथ किसी प्रकार का उद्योग बढ़ा सकते हैं, उद्यम बढ़ा सकते हैं, और अगर कोई उसके अंदर अच्छा करता है तो उसके लिए हम आगे 1.5 लाख 2 लाख रुपए का भी जो है फाइनेंसिंग कर सकते हैं। फाइनेंसिंग 10 लाख रुपए तक भी हो सकती। तो सबसे बड़े मुद्दे जो बिहार के हैं उसके अंदर लोग यही चाहते हैं किसी तरह का उद्योग उनको मिल जाए, किसी तरीके की जॉब्स उनको मिल जाए। तो अगर वो उनके पास नौकरियां नहीं भी हैं और उद्योग आता है तो वो अपने आप में एक बहुत अहम जगह रखता है बिहार में, और वो महिलाओं के लिए और वहाँ के युवाओं के लिए, दोनों के लिए ही एक बहुत अहम जगह रखता है। और उसकी वजह से भी हमें लगता है वोटर टर्नआउट भी ज़्यादा हुआ है, और जो बीजेपी को वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, या यहाँ के ऊपर शुरुआत के जो रुझान हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें जो बीजेपी आगे है जेडीयू से, शायद ये उसका एक बहुत बड़ी वजह है। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह हो, इसीलिए लगातार बीजेपी जो है जेडीयू से, हालांकि एनडीए महागठबंधन से काफी आगे 73 से 74 सीटों पर आगे, महागठबंधन लगभग 55 से 56 सीटों पर आगे चल रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जेडीयू से काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो बिहार चुनाव लगातार इस समय कहा जा सकता है कि नई तेजी के साथ बदलता जा रहा है, रुझान लगातार बदलते जा रहे हैं। और ये रुझान आप किस तरीके से देख पा रहे हैं जब हम जेडीयू और बीजेपी की बात करते हैं? खासतौर से क्या बीजेपी का आगे बढ़ने का मतलब यह है कि बिहार की जनता पर राष्ट्रीय नीतियों का, राष्ट्रीय योजनाओं का प्रभाव रहा है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि 39 दिनों के सत्ता संग्राम में जो 2 बड़े महागठबंधन थे, उन्होंने जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, और उनका कहीं ना कहीं जनसुराज भी उसमें दिखी।
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक साथ में थे, तो आप देखिए इनके साथ 3 बड़ी कम्युनिटी थी, मांझी, कुशवाहा, पासवान। और आरजेडी के पास जो है खाली MY फैक्टर लेके चलते थे, लेकिन M फैक्टर नीतीश के पास भी था, ऐसा नहीं है। और M फैक्टर चाहे आप इंटरनल जाइए, अभी आपको पता चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, चाहे वो खाद्यान्न योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुसलमानों को उन योजनाओं में दिया गया। बड़ी खबर शुरुआती रुझानों बीजेपी 43 और जेडीयू 31 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझानों बीजेपी 43 और जेडीयू जो है 31 सीटों पर आगे है। जेडीयू से बीजेपी जो है लगातार आगे बढ़ रही है। ये एक दिलचस्प आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि इस आंकड़े में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस आंकड़े में एक बड़ा मंथन छिपा हुआ है, बड़े फैसले छुपे हुए हैं। रुझानों में आरजेडी 43 और कांग्रेस भी 8 सीटों पर आगे। रुझानों में आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो है 43 और कांग्रेस भी 8 सीटों पर लगातार आगे। शुरुआती रुझानों बीजेपी 43, जेडीयू 31, तो लगातार रुझान बदलते जा रहे हैं। रुझानों में आरजेडी इस समय 43 और कांग्रेस भी अलग अलग जगहों पर, सीमांचल में 12 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सीमांचल का के भी आंकड़े दिखाएंगे कि वहां पर कांग्रेस की स्थिति क्या है। लेकिन इस समय बिहार की धरती से जो खबर आ रही कि कांग्रेस जो है 8 सीटों पर आगे चल रही है, किस तरीके से देख पा रहे हैं परवेज साहब? कांग्रेस भी 8 सीटों पर आगे। जब हम सीमांचल की बात करते हैं तो आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, कांग्रेस भी है और ओवैसी भी है। देखिए, इसको उसी तरह समझना चाहिए। ये जो रजा साहब बात कह रहे थे कि ये लड़ाई जो है गठबंधनों की है, इसको कांग्रेस के 8 सीटें या आरजेडी की 44 सीटों को जोड़कर मत देखिए, इसे इस तरह देखिए कि वो गठबंधन को जिताने की बात हो रही है या बीजेपी को हराने की बात हो रही है, या बीजेपी और जेडीयू को जिताने की बात हो रही है और गठबंधन को हराने की बात हो रही है। जो क्या कहते हैं नावेद साहब बात कह रहे थे, वो केवल उतना ही है कि ये बाइपोलर चुनाव है, और उस बाइपोलर चुनाव में मतदाताओं का अभी जो हम लोग बैलेट का नतीजा देख रहे हैं या कुछ ईवीएम अभी शुरू हुई होगी, उससे ये बात एकदम साफ है कि चुनाव या तो बीजेपी गठबंधन को जिताओ या बीजेपी गठबंधन को हराओ, इस नाम पर ही चुनाव हुआ है। तो आने वाले वक्त में अभी घंटे 2 घंटे में जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी उससे चीजें ये पूरे बिहार का बता पा रहे कि सिर्फ कुछ क्षेत्र सीमांचल का एक अलग फैक्टर है, देखिए बहुत अपने एक अलग मुद्दे, अलग फैक्टर है, अलग उनका जाति समीकरण है। देखिए चौधरी साहब, बहुत ज्यादा फर्क इससे कुछ पड़ता नहीं है। ये जहां जहां चीजें होती हैं, अब कई जगह तो ऐसा भी आपको जैसे ही रुझान दिखता है। शुरुआती रुझानों में एनडीए शतक के 100 सीटों के रुझान आ चुके हैं। रुझानों में एनडीए 80 सीट पर, महागठबंधन 55 सीट पर। इसमें इस समय कहा जा सकता है कि 100 से ज्यादा सीटों के रुझान इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। बिहार चुनाव में शुरुआती रुझानों में एनडीए शतक के करीब पहुंच चुकी है। एनडीए में रुझानों में एनडीए 80 सीट पर और महागठबंधन 55 सीट पर। लेकिन जब एनडीए में भी बात करते हैं तो जेडीयू और बीजेपी में भी एक बड़ा अंतर नजर आ रहा है। अजय प्रकाश जी, जब हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि जब हम बिहार की जनता की बात करें, क्योंकि बिहार का जो युवा है वो बाहर जाता है, शहरों में रहता है, देश और दुनिया की खबरों को देखता है, क्या उसका भी असर इस बार रहा होगा जब वो वोटिंग उसने की होगी? देखिए, इस बार उसका असर बहुत ज़्यादा रहा है और इसके अंदर एक फैक्टर है प्रशांत किशोर। उन्होंने निरंतर ही इस प्रकार की कुछ बातों को ला करके शुरुआत में रख दिया, जिसकी वजह से लोगों ने सोचने का तरीका बदल दिया। जब वो तरीका बदला तो शायद उससे कितना फायदा उनको स्वतः मिल पाएगा ये तो हमको बाद में ही पता चलेगा, जिस वक्त हमारे पास पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन उसकी वजह से जिस तरीके से वोटिंग हुई, और उस वोटिंग में शायद लोगों ने अपने आप को सेंटर की जो अलग अलग नीतियां थी या उन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया है बिहार को, उसको लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया। तो उन्हें दिखाई दिया कि इस वक्त हमको किस प्रकार से यहाँ के ऊपर फायदा मिल रहा है, कौन सी स्कीम हमें कितना फायदा दे पा रही है। तो सेंटर भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया है। इतना ही नहीं, स्टेट ने खुद भी इस तरीके की स्कीम्स को इवॉल्व किया। इस वक्त उन्होंने कहा कि हम जो है किस तरीके से महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो भी हुआ है। वो 1.5 महीने से 2 महीने से जिस तरीके से एक ये देखा जा रहा आने वाले समय में किस तरह से हम बिहार को अगले लेवल पे ले जा सकते हैं, कैसे एक उद्यमी बिहार बना सकते हैं, तो वो उद्यमी बिहार और उद्यमी बिहार दोनों ही। अजय प्रकाश जी, बिल्कुल बात करेंगे उद्यमी बिहार पर, बात करेंगे बांकीपुर से। नीतीश सरकार के मंत्री नितिन
नवीन आगे चल रहे हैं। सहरसा से एनडीए के आलोक रंजन भी आगे चल रहे हैं। हर एक सीट पर बारीक से नजर, किस सीट पर कौन आगे कौन पीछे। राघोपुर से तेजस्वी यादव बाहुल्य कहा जा सकता है। वैसे भी अब बिहार में सबसे ज्यादा आबादी वाली अगर कोई जाति है तो वो है यादव। लगभग 17 से 18% जो है यादव जो है वो बिहार में है। महुआ से तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहा है। पिछले आधे एक घंटे से हम नजर देखे बनाए हुए हैं। अब वहां पर महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं। तो हर एक सीट पर बड़ी नजर, हर एक सीट पर बड़ी नजर। कटिहार से बीजेपी के तारा किशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं इस समय। कटिहार दरभंगा से बीजेपी से संजय सरावगी आगे चल रहे हैं। तो दरभंगा से भी बीजेपी, जाले से बीजेपी के जीवेश कुमार आगे चले। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है, जेडीयू से भी ज्यादा। तो अलग अलग सीटों पर रडार रिजवी साहब किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार उन नीतियों की बात कर रहे हैं, उन बड़े फैसलों की बात करें जिसने इस बार वहां के मतदाताओं को प्रभावित किया है, महिलाओं को प्रभावित किया। और तभी हम कह पा रहे हैं कि 73 साल का रिकॉर्ड टूटा है मतदान में। देखिए, महिलाओं को सबसे बड़ा जो चीज प्रभावित किया है, लोग इसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो शराबबंदी किया नीतीश ने, तो जाहिर सी बात है शराब पीने वाला आदमी जब अत्याचार करता है तो जब सुना हमने देखा नहीं है, वो महिलाओं पे ही अत्याचार होता है। जैसे पैसा थोड़ा कम है, महिला छुपाए अपने पेट में रखे हुए पैसा पैसा दो हमें शराब पीना है, तो वो है। दूसरे झगड़ा जो है हस्बैंड वाइफ में उसी होता था। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी से औरतों पे जो अत्याचार होता था वो अत्याचार नहीं हुआ। दूसरा, ये जो क्षणिक 10,000 खाते में सख्त से आ गया, हाँ, तो वो खाते में इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, तत्कालिक प्रभाव इसलिए पड़ा है कि भाई जाहिर सी बात है, पहले चुनाव के अंदर ये होता था 15 साल और 20 साल पहले कि जब वोट पड़ने जाता था उसके एक दिन पहले शराब बटती थी कि भाई ये लो शराब पी लो। जाके कोई 500-1000 रुपया चुप्पे चुप्पे पकड़ा देते थे। तो आदमी कहता था भैया 5 साल में चुनाव देना है, 500 रुपया मेरे जेब में आए, जाओ यार माहौल लगाओ, छुट्टी करो, क्या समझे। तो ये हमें लगता है कि लोगों ने इसको समझा, पार्टियों ने, कि ये तेज प्रताप यादव सिक्का पलट गया है। तेज प्रताप यादव जो है वो इस समय महुआ से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर। जेडीडी के अध्यक्ष, जेडीडी पार्टी उन्होंने गठित की, परिवार से अलग हुए, परिवार को छोड़ा, जेडीडी पार्टी बनाई और महुआ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इस समय कहा जा सकता है कि महुआ से तेज प्रताप यादव जो हैं वो आगे चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तक पीछे थे, लेकिन अब इन्होंने बढ़त बनाई है और तेज प्रताप यादव जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो इस समय बिहार से एक बड़ी खबर महुआ से, क्योंकि महुआ में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे थे और अपने बयानों के लिए काफी चर्चित भी रहे। खासतौर से जब हम सोशल मीडिया में बात करते हैं, महुआ सीट पर उनके सामने मुकेश रोशन है, आरजेडी के मुकेश रोशन। आरजेडी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया मुकेश रोशन को, लेकिन इस समय महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं मुकेश रोशन जो है वो पीछे चल रहे हैं। कई छोटे दल, चिराग पासवान की पार्टी की बात करेंगे हम, यानी कि मांझी की पार्टी की बात करेंगे, जो हम का प्रशांत पीके की बात करेंगे, वैसी की बात, कई राजनीतिक छोटे राजनीतिक दल हैं जो क्या इस बार उनकी सियासत चमक भी सकती है और उनकी सियासत में फीकापन भी आ सकता है। नावेद साहब, ये जो छोटे दल हैं ये क्या बड़ा फैक्टर या फिर उटकटवा ही साबित होकर रह जाएंगे? देखिए, छोटे दलों की एक तस्वीर सामने आएगी। मेन मुख्य चीज जो मुझे दिखाई दे रही है इस चुनाव में, बहुत दिलचस्प चीज ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पर एक लंबे समय तक क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा और ये सत्ता में रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ी, पहले तो उसने उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों को किनारे कर दिया, बसपा जैसे दल को हाशिए पर डाल दिया, समाजवादी पार्टी को वनवास में डाल दिया। उसके बाद अब मुझे बिहार में नजर आ रहा है एक राष्ट्रीय पार्टी काबिज होने जा रही है, जहां वो क्षेत्रीय दलों का आने वाले समय में मोहताज ही ना हो। जिस तरीके से रुझान नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी साबित होती है। मगध क्षेत्र से एक बड़ी खबर है। मगध क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण, 18 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और एक बड़ी भूमिका, बड़े चेहरे यहां से। मिथिला में महागठबंधन 5 सीटों पर आगे, अलग अलग क्षेत्र वाइज आप देखिए, मगध पर एनडीए आगे, मिथिला में महागठबंधन आगे, सीमांचल का अपना एक अलग तस्वीर। मगध क्षेत्र के 18 सीटों पर एनडीए इस समय आगे चल रही है और सबके अपने बड़े बड़े कुनबे हैं, जनाधार है। मिथिला में महागठबंधन 5 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। नावेद साहब, आप बात पूरी कर सकते हैं, लेकिन जब मिथिला की बात करते हैं, मगध की बात करते हैं, तो कई बड़े चेहरों का भविष्य यहां पर टिका
हुआ है। बड़े चेहरों का भी भविष्य है और पार्टियों का भी भविष्य है। देखिए, हम परवेज भाई की एक बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते कि ये गठबंधनों का चुनाव तो है, लेकिन यहां पर यह भी मायने रखेगा कि किसके कितने नंबर आए, क्योंकि यहां पर राजद, जनता दल यूनाइटेड, जदयू दोनों के अस्तित्व का सवाल है। राष्ट्रीय जनता दल अगर सत्ता में नहीं आ पाई तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड अगर नंबर्स बीजेपी से कम लाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी काबिज हो जाएगी। वहां भी ये एक धारणा जो बनी हुई है। आपने नावेद जी बड़ी बात कही, कई बड़ी कहा जा सकता है राजनीति में इस बार के चुनाव में जो भी परिणाम आएंगे, कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वो चाहे बीजेपी और जेडीयू की बात करें, वो चाहे आरजेडी के अस्तित्व की बात करें, उसके अपने सियासी सवाल की बात करें। 20 साल हो गए, पिछले 16 महीने अगर बीच में हम छोड़ दें तो लगभग 20 साल हो गए हैं सत्ता से दूर हुए। परवेज जी, इसका असर होता है क्या राजनीतिक दलों में कि लंबे समय तक कोई राजनीतिक दल अगर सत्ता से दूर रहती है तो धीरे धीरे उसका जनाधार, उसका प्रभाव, उसका भविष्य भी खतरे में पड़ता है? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक बात है चौधरी साहब कि अगर आप सत्ता में नहीं आएंगे तो आपके समर्थक आपसे दूर हटना शुरू होते जाएंगे, क्योंकि जो भी समर्थक आपके लिए दौड़ता है, भागता है, उसमें वैचारिक आधार पर जुड़े हुए समर्थकों की संख्या 2 से 5% होती है। बाकी लोग या तो अपनी जरूरतों से आपके साथ जुड़े हुए होते हैं या उसकी लाभ की अपेक्षा में आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कोई किसी तरह का वेतन नहीं मिलता है, वो इस उम्मीद में होते हैं कि हमारा राजनीतिक भविष्य होगा, हमारे समाज का होगा, हमारे कुनबे का होगा, हमारे पड़ोस का होगा। लेकिन अगर आप सत्ता से लगातार बाहर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप उस हित को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, और जब पूरा नहीं कर पाएंगे तो लोग दूसरी तरफ जाते ही जाते हैं। ये मनोविज्ञान है इंसान का कि वो केवल स्वार्थ के साथ आपके साथ जुड़ता है, तो स्वार्थ के साथ इंसान जुड़ता है। और सियासत में कहा जा सकता है कि ये सारी चीजें बहुत चलती है। अजय प्रकाश जी, जब हम राज्यों की बात करते हैं, खासतौर से बिहार जैसे चुनाव की बात करते हैं, क्या जैसे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप समझना चाहें, किसी भी राज्य के लिए राष्ट्रीय पार्टी ज्यादा फायदेमंद होती है या क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा फायदेमंद होती हैं उस राज्य की समस्याओं को उठाने के लिए, उस राज्य को डेवलपमेंट के लिए? देखिए, अभी तक जिस तरीके क्योंकि ये बड़ा क्लैश रहा है राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय दलों में। अभी तक जिस तरीके की राजनीति भारत में चलती थी और पिछले 3 दशकों में देखें, 4 दशकों में देखें, तो वहां के ऊपर जो हमारे रीजनल दल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेंटर है वो इस तरीके की नीतियां बना रहा है जिन नीतियों को लेकर के हम हर एक स्टेट में किसी न किसी तरह से आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और उसकी खास एक वजह है। वजह क्या है? खाली अब आप अपने देश में ही ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने देश में ही व्यापार नहीं कर रहे हैं और खाली देश से ही नहीं रिलेटेड है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपको अपने आप को किसी तरह से समन्वित करना पड़ता है। तो जो सेंटर है वो ये समझ सकता है कि हम किस तरीके से ऐसी नीतियां बनाएं जिन नीतियों की वजह से हम राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को जो है अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में जो है ढाल सकें। तो जब भी कहीं जॉब्स की बात आती है, जॉब्स में भी सेंटर समझ सकता है कि हम कैसे कॉमन नीति बनाएं जिसकी वजह से हम जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने आप को। तो राष्ट्रीय नीतियां अपने आप में जो है काफी अहम होती चली जा रही हैं। जो हमारे पास रीजनल हिस्से हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो अपने आप को रीजनल इश्यूज पे उठाती है, लेकिन फिर उसको सपोर्ट जो है सेंटर से ही मिलता है। ऐसा देखने में ऐसा देखने को मिलता है। और इसीलिए क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों में ये एक बड़ी होड़ सी रहती है, बड़ा कहा जा सकता है कि दुविधा रहती कौन सा दल किस राज्य के लिए अच्छा। लेकिन रजा रिजवी साहब, जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हो, खासतौर से जैसे अजय जी ने कहा कि बड़ा प्रभाव रहता है कि अगर सेंट्रल कोई बड़ी अच्छी प्रभावी नीतियां बनाता है तो लोगों का रुझान सेंट्रल की तरफ यानी केंद्र सरकार की तरफ रहता है। क्या जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, दूसरी योजनाओं की बात करें, आवास योजना की बात करें, सड़क योजना की बात करें, इनका प्रभाव दिखता है? और खासतौर से जब हम चुनाव के मोड में होते हैं, जब मतदाता के मोड में होते हैं। देखिए, ऐसा है, सही बात है, सेंट्रल की जो योजनाएं रहती हैं उससे अगर आम जनता को फायदा मिलता है तो आम जनता फिर उसी पार्टी की तरफ निगाह उठा करके देखती है कि ये पार्टी हमारे हक के लिए ठीक है, और जिस आम जनता को पार्टियों से सहूलत मिलती है उसी पार्टी को वो बढ़ाती है। जाहिर सी बात है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाई एनडीए के साथ, नीतीश के साथ, तो उसके मन में ये था कि हमें बिहार में पूर्ण तरीके से कब्जा करना है और हमें बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है हर हाल में। आप देखिए साहब, इसमें एक बड़ी खबर आई शुरुआती रुझानों, बीजेपी ने अर्धशतक पूरा कर लिया है, यानी कि 50 सीटों से ज्यादा वो उसके आंकड़े आ गए हैं। रुझान है ये सभी शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने अर्धशतक पूरा कर लिया है और शुरुआती रुझानों में जेडीयू 32 सीट पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है
आरजेडी रुझानों में आरजेडी 45 सीट पर भी 45 सीट पर आगे, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल 45 सीट पर आगे। शुरुआती रुझानों बीजेपी ने अर्धशतक पूरा कर लिया है। तो लगातार रुझान, लगातार तस्वीर, चुनावी तस्वीर बदलती जा रही है। 243 सीटें धीरे धीरे सिमटती जा रही है, धीरे धीरे वो जीत और हार के पायदान की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। रुझानों में आरजेडी 45 सीट पर आगे। और बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प, एसआईआर जैसा बड़ा मुद्दा, वोट अधिकार जैसे बड़े मुद्दे, चुनाव आयोग पर कई ढेर सारे सवाल। महिलाएं जो है वो मास्टर स्विंग की तरह काम कर रही थी। मास्टर जो स्विंग वोटर है, जो कहा जा सकता है कि मास्टर स्ट्रोक था, वो महिलाओं के पास था। और इसीलिए 2020 की अपेक्षा 8 से 9% ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है, तभी ये आंकड़े बंपर हुए हैं। 73 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन रिजवी साहब, जब हम महिलाओं की बात करते हैं एक बार, क्योंकि महिलाएं ना, जैसे आप अभी हमें लगता है किसी पैनलिस्ट ने कहा था कि परिवार भी चलाती हैं, उनको पता होता है कि परिवार कैसे आगे बढ़ता है। उनकी समस्याएं हमें लगता है कि उन राजनीतिक दलों की तरफ वो ज्यादा आकर्षित होती है, ज्यादा प्रभाव के साथ आगे बढ़ती है, जो उनकी समस्याओं पे बात करते हैं, जो उनके घर की समस्याओं को दूर करते हैं। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो रजिस्ट्री और बैनामा होता है वो महिलाओं के नाम। तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो महिलाएं कहीं ना कहीं समझती है कि जो मकान मिल रहा है उसको मालिकाना हक हमें मिल रहा है, हमारे पति को नहीं मिल रहा है, शराब पी के उसको बेच देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर, केंद्र सरकार की योजनाओं पर दो अक्खी नहीं हुई। सबको दिया उन्होंने जीतने के बाद, चाहे जो बिरादरी हो। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि 5 से 7% जो है मुसलमानों को वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को एक्सेप्ट भी करती है कि साहब 3 तलाक के मसले में हमें महिलाएं जो है बहुत तगड़े से वोट देती हैं। जाहिर सी बात है, 3 तलाक के बाद जो है कौन, औरतें ही तो परेशान होती थी कि साहब घर से निकाल दी गई और लगे, फिर शादी किया, बिया किया, सब नुकसान हुआ। लेकिन ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग इस मामले में भी है कि आरजेडी जो है 2020 में सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज्यादा उसके विधायक थे। और रुझानों के अंदर इस समय वो 3rd नंबर पर आ रही है, आप देखिए 3रे नंबर पर आ रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का अपना गेम है, उस गेम में भारतीय जनता पार्टी बहुत कामयाबी से सने सने चल रही है। एक और बड़ी खबर, शुरुआती 150 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं। रुझानों में 150 में से 88 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। महागठबंधन 63 सीट पर आगे चल रही है। अब तक 150 सीटों के रुझान जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें एनडीए 88 सीटों पर और महागठबंधन 63 सीटों पर। शुरुआती 150 सीटों के बड़े रुझान आ चुके हैं और लगातार रुझान तस्वीर बदलती जा रही है। 88 पर एनडीए, 63 पर महागठबंधन। सीमांचल का क्या होगा, मिथिलांचल का क्या होगा, मगध क्षेत्र क्या कहता है, धीरे धीरे आंकड़े बदलते जाएंगे, तस्वीर बदलती जाएगी और ये तस्वीरें ही सत्ता के सिंहासन तक ले जाएंगी, जिसकी कहा जा सकता है जिस पर जनता का ज्यादा प्रभाव होगा और उसी प्रभाव का असर नजर आएगा। परवेज साहब, किस तरीके से देख पा रहे हैं आप, क्योंकि लगातार रुझान भी आ रहे हैं, लगातार मिथिलांचल, मगध, सीमांचल, इनकी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। देखिए ज्योतिष साहब, अभी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। महिलाओं की आप बात कर रहे थे, तो महिलाओं का एक एजेंडा बिहार का जो है वो सिर्फ शराब नहीं है। दरअसल आप बहुत गंभीरता से देखें तो आप पाएंगे कि बिहार का जो पुरुष वर्ग है वो ज्यादातर दूसरे राज्यों में जाकर कामकाज कर रहा है, तो वहां ज्यादातर महिलाएं ही रहती हैं और उन महिलाओं को ही अपने घर का पूरा प्रबंधन और बाकी चीजें फेस करनी होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो स्टेट की सरकार जिस तरह से उनके लिए मदद कर रही है या जो उनके लिए बेनिफिशियरी योजनाएं हैं वो उनको प्रभावित करती हैं। 40% बिहार का जो पुरुष है वो माइग्रेट करके अलग अलग राज्यों में देश के दूसरे हिस्सों में है, वहां महिलाएं अकेले ही रहती हैं अपने बच्चों के साथ। तो उनका जो प्रबंधन है और जो उनका बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है वो उनकी लाभार्थी योजनाओं के साथ साथ है। दूसरी बात, जो ये बात लगातार हो रही है कि बिहार का कोई राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं या राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है, तो मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि कोई राजनीतिक परिदृश्य बदलने जा रहा है। इसलिए कि राजद लगातार बार बार आगे बढ़ती हुई उनके साथ बिल्कुल एकदम पीछे पीछे चल रही है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को किसी भी और बड़ी खबर है, सीमांचल की 6 सीटों पर वो सीमांचल जहां कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, मुस्लिम आबादी, किशनगंज में 70 से 75% मुस्लिम आबादी रहती है, वहां पर एनडीए ने बढ़त बनाई है। मगध क्षेत्र के 18 सीटों पर
एनडीए आगे चल रही है, मिथिलांचल पर महागठबंधन 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो इस बार के चुनावी जो परिणाम होंगे बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। कौन बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ सकता है, यह वक्त पर छिपा हुआ, लेकिन सीमांचल की 6 सीटों पर एनडीए आगे, 24 में से 6 सीटों पर एनडीए आगे, 8 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। नावेद साहब, सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मुस्लिम आबादी लगभग 60 से 70%। बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव है और इसमें कई पहलू हैं। एक पहलू यह भी है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा दोनों गठबंधनों की तरफ। पहले तो कांग्रेस ने थोड़ी कंजूसी की ये बताने में कि हमारा सहयोगी दल का नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, उसमें काफी डाउट था कांग्रेस का। बहुत देर के बाद इस बात की घोषणा